तो भारतीय बाजार एक रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में कामकाज कर रही है। आज के लिए जो बढ़िया सेक्टर है उसमें पेंट स्पेस है, क्रूड रिलेटेड स्पेस है, जहां जहां पर एक फॉल आया है क्रूड में तो उसका एक इम्पैक्ट ओएमसीज में है, वहां खरीदारी है, पेंट्स में खरीदारी है, केमिकल में खरीदारी है, सेलेक्टिव एफएमसीजी खरीदारी में कामकाज कर रहा है। लेकिन बाकी इंडेक्स के अंदर थोड़ा प्रेशर है। प्रेशर आईटी से है, बैंक से थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ेगी सेलेक्टिव बैंक्स के अंदर। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए ओशो कृष्णन मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। ओशो, पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूँगा क्योंकि बाजार तो बहुत दायरे में ही है। सो मार्केट में तो बहुत एक्शन नहीं है, एक्सपायरी होने के बावजूद भी निफ्टी बैंक बिल्कुल रेंज में है और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफ़ी है। सो आप क्या रीड कर रहे हो? वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। अगर देखें जैसा आपने बताया कि 14 दिन के कंटिन्यूअस रैली के बाद आज हमारे मार्केट ने एक ब्रीदर लिया है एंड थैंक्स टू ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे इसलिए हमारे मार्केट में एक नेगेटिव ओपनिंग हुई। बट वहां पे भी अगर हम देखें तो मार्केट बिल्कुल लैक लस्टर ट्रेडिंग दिखा रहा है। हालांकि 60 से 70 पॉइंट ही निफ्टी में है जिसमें होवर हो रहा है, तो ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से काफी चैलेंजिंग मार्केट है बिकॉज कोई भी ट्रेंड क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रहा है। बट अगर हम देखें पॉजिटिव फ्रंट पे तो अभी भी जो 25,000 का दायरा है वो काफी स्ट्रांगली सपोर्ट के तौर पे देखने को मिल सकता है। सो अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में, अंडरलाइन पॉजिटिव है एंड अभी मिड कैप में थोड़ा सा बाइंग भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें बहुत सेलेक्टिव रहना पड़ेगा एंड बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ा सा साइडलाइंस अभी के लिए रहना पड़ेगा। जब मोमेंटम आ जाएगा, एक ट्रेंड की क्लैरिटी आ जाएगी, तब हमें बेंचमार्क में भी ट्रेड के सेटअप लेकर के चलेंगे। निफ्टी बैंक यहाँ क्या करें क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, थोड़ी सी रिकवरी एचडीएफसी बैंक वगैरह ने दे रखी है, थोड़ा सपोर्ट है मार्केट्स में, लेकिन फिर भी है लाल निशान में कामकाज। कहाँ आप क्लोजिंग देख रहे हो इसकी? जी, निफ्टी बैंक में जो मेजर जोन है देखने का वो है 51,500 का, जहां की उसके ऊपर अगर जाएगा तब हमें वापस एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकती है बिकॉज कल लास्ट हाफ एन आवर में काफी अच्छे मोमेंटम आई थी फाइनेंशियल स्पेस पे। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि अभी भी अंडरटोन पॉजिटिव है, लोअर लेवल्स पे ओपन हुआ था बट वहां से अगर हम देखें तो धीरे धीरे हायर जोन पे ही जा रहा है। तो मेरा मानना है कि 51,400 450 के आसपास ही एक्सपायर होना चाहिए। बट अगर 500 को क्रॉस कर देता है तो ये एक काफी अच्छा मोमेंटम हमें आने वाले दिन में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो 500 बहुत ही क्रूशियल वॉच रहेगा एंड आज के लिए नियर अबाउट लोअर लेवल्स पे 51,250 से 300 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक को लेकर आया। अच्छा ओशो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप कहाँ पर लॉन्ग हो? क्या कोई शॉर्ट की स्थितियां भी दिख रही है, सिर्फ लॉन्ग हो भी आप? अभी भी लॉन्ग का ही रिकमेंडेशन है बट सेक्टर स्पेसिफिक है बिकॉज अभी अगर हम देखें हेल्थ केयर स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है। सो हेल्थ केयर में अगर हम लॉरस लैब्स देखते हैं तो इसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन है। पिछले कई दिनों से एकदम वर्टिकल रैली देखने को मिली है, 420 के जोन से 475 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास पहुंच चुका है काउंटर। तो लॉरस लैब में बाई की राय बन रही है। करंट लेवल्स पे 460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड आने वाले दिन में 500 तक के टारगेट्स हमें लॉरस लैब्स में देखने को मिल सकता है। सेकेंड काउंटर जिसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में अगर हम देखें तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है काउंटर एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले दिन में थोड़ा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। तो ग्रासिम में बाई की राय है। करंट लेवल्स पे 2680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 2820 के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ग्रासिम 2740 के आसपास कामकाज कर रहा है, यहाँ पे आप नजर रखिए, और लॉरस लैब, ये दो नाम हैं जिसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी होगी। अच्छा, मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में है तो रिकवरी, लेकिन रिकवरी के बावजूद भी वहाँ पे लाल निशान में ही कामकाज है और करीब करीब 1/4% के आसपास की गिरावट है। थोड़ी देर पहले 0.5% के आसपास का ड्रॉप था। आज आईटी में प्रेशर है, तो आईटी में आज सबसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है एम्फेसिस से, कोफोर्ज से, एलटीआईएम से और ओरेकल से। यहाँ से आज मेजर प्रेशर आप आता हुआ देख रहे हैं। 2.5% के आसपास का ड्रॉप मिड कैप आईटी में ओरेकल फाइनेंशियल के अंदर है। सरकारी बैंकों में प्रेशर है, तो इंडियन बैंक करीब 2.5% नीचे, केनरा बैंक 2.5% नीचे, यूको बैंक 1% नीचे, सेंट्रल बैंक 1% के आसपास का
फॉल यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर कुछ और सेक्टर में देखें तो मेटल में आज प्रेशर है, तो हिंदुस्तान जिंक, सेल, एनएमडीसी, वेदांता 1.5 से लेकर 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कुछ और नामों में जहाँ पर प्रेशर, तो उसमें आज खरीदारी है तो उसमें मजगांव डॉक 6% ऊपर कामकाज कर रहा है, कल का फॉलोअप बाइंग है। कोचिन शिपयार्ड 3% ऊपर है, गार्डन रीच 2.5% ऊपर है, बीईएमएल करीब 5% तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। डिफेंस शेयरों में एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र के अंदर हम लीड कर रहे हैं। फार्मा शेयरों में तेजी है, तो उसमें मोरपन लैब 92 रुपये आ गया, करीब 12% की तेजी यहाँ है। पिरामल फार्मा 7.5% ऊपर, सुवेन फार्मा करीब 3.5% ऊपर, स्ट्राइड्स फार्मा रफली 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर भी एक अच्छी अपमूव बने हुए हैं। तो डिफेंस और फार्मा आज का एक्शन है। और उसके अलावा मिड कैप में कजारिया सिरामिक्स चल रहा है, मेट्रो ब्रांड्स चल रहे हैं, एचपीसीएल 3.5% ऊपर है और अजंता फार्मा 1.5% के आसपास की तेजी यहाँ से भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो मेजरली मार्केट्स के अंदर ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है। न्यूज़ फ्लोज में जीआईसी का इम्पैक्ट है 5% नीचे मिड कैप पे गिरने वाले शेयरों में, फोर्टिस 4% नीचे है, कल्याण 0.5% नीचे और फेडरल भी करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओशो 2 नाम, एक तो डिफेंस स्पेस से कोचिन शिपयार्ड, इस पे आप क्या टिप्पणी करोगे? यहाँ पर एक अच्छा अपमूव है, और दूसरा एचएएल, इन दोनों को आप कैसे देख रहे हो? जी, सबसे पहले डिफेंस स्पेस में देखें तो बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिला है। कोचिन शिपयार्ड में अगर हम सबसे पहले देखें तो टर्न अराउंड का सिग्नल बन रहा है, बिकॉज टेक्निकल पैरामीटर्स में जो ओवर सोल्ड टेरिटरी पे जा चुका था, वहां से आज थोड़ा सा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड में हमें एक दिन का वेट करना चाहिए। अभी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास चल रहा है, तो इन केस अगर ये 1980 के अराउंड क्लोजिंग दिखाता है तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी हमें कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल सकती है। एंड वहीं एचएएल में देखें तो एचएएल में ऑलरेडी कल काफी स्ट्रॉन्ग गैप अप आया था एंड आज उसी के आसपास होवर करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड काफी अच्छा है, एक रिवर्सल काइंड ऑफ अ मूवमेंट आ चुका है एचएएल में, बट एक मोमेंटम लैक कर रहा है। मोमेंटम के लिए हमें 4900 का क्लोजर देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 4900 के ऊपर क्लोजिंग दिखाएगा एचएएल, तब आने वाले दिन में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, तो डिफेंस स्पेस में आज एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट खबरों में सरकार ने चीन से इंपोर्ट होने वाले स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। भारी उद्योग मंत्री ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि चीन से भारत में स्टील की डंपिंग चिंताजनक है और घरेलू स्टील इंडस्ट्री को राहत देने के लिए पीएमओ और वित्त मंत्रालय से बातचीत करेंगे। They are suffering, our Indian steel manufacturers. Another side, China's dumping huge quantity. They are facing the problem. Our Prime Minister's vision is by 2030 we have to reach 300 million production actually. For that actually, if you're not going to give some security to our industries, our manufacturers, it will be great difficult. For that actually we have to working on. Any response to 7.5% to 12.5 you have spoken about. No. That definitely we will going to convince. इनफैक्ट चीन और दूसरे देशों से हो रहे स्टील डंपिंग पर जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल से विस्तार से बातचीत की हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ने। आपको वो भी सुनवाते हैं। चाइना से लगातार डंपिंग की वजह से स्टील इंडस्ट्री काफ़ी परेशान है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल हमारे साथ हैं। सर, सरकार से लगातार आप लोग संपर्क में हैं कि स्टील पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाए। किस तरह से मांग चल रही है और क्या अभी तक स्टेटस है? देखिए, हमारी मांग है क्योंकि कुछ देश चाइना, कोरिया, वियतनाम, जापान से भी बहुत अधिक मात्रा में, पहले के मुकाबले बहुत अधिक मात्रा में स्टील का आयात हो रहा है और वो जो आयात हो रहा है वो बहुत कम दामों पर हो रहा है। ये सभी कंट्रीज़, इनके अंदर जो कंपनियां हैं वो अपने घरेलू बाज़ार को बचा के रखने के लिए वहाँ तो महंगा बेचते हैं और जो सस्ता माल है, सस्ता माल को वहाँ वो इंडिया में डंपिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के उद्योगों को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हम अपने देश के स्टील उद्योग की बात करें तो हमारे देश के स्टील उद्योग जो है वो लाखों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हमारे देश की स्टील इंडस्ट्री वो बिजली को भी सब्सिडाइज करती है, ज़्यादा दाम में बिजली खरीदती है ताकि बाकी लोगों को बिजली सस्ती मिल सके। रेलवे के भाड़े हम ज़्यादा पे करते हैं
ताकि पैसेंजर्स को क्रॉस सब्सिडाइज किया जा सके। इसी तरह से जितने भी मिनरल्स हैं, आयरन ओर है, कोयला है, उस सबसे दुनिया में सबसे अधिक रॉयल्टी भारत में हम पे करते हैं। उसके अलावा जो मिनरल्स अभी ऑक्शन में लिए हैं सभी स्टील कंपनियों ने, उसको 100% प्रीमियम के ऊपर भी दिया गया है। तो इसलिए, और इनकम टैक्स, अगर कमाई होती है तो हमारी कंपनियां इनकम टैक्स भी देती है। तो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश आज दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्टील का निर्माता है, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। तो इसको बचा के रखना ताकि हम और बढ़ सकें, और जो सरकार का जो लक्ष्य है कि 2030 तक हम आज 180 मिलियन टन स्टील बना रहे हैं और दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट हैं, और 2030 तक हम इसको 300 मिलियन टन की हमारी कैपेसिटी हो, जिसके अंदर करोड़ों लोग इसमें काम करेंगे। और पूरे देश को बनाने के लिए, पूरे देश को विकसित भारत बनाने के लिए उसके अंदर स्टील की एक बहुत अहम भूमिका है। इसके लिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम अपनी स्टील उद्योग को, हम इसको बचा के रखें, इसको मजबूत करें, और आगे आने वाले टाइम में हम अपने CO2 एमिशंस को भी हम कम करना चाहते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए भी उसके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो अगर कंपनियां कमाएंगी तभी वो उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम स्टील इंडस्ट्री जो हमारी बहुत मजबूत है, हम बहुत एफिशिएंट प्लेयर्स हैं, इसको अनहेल्दी कंपटीशन से हम बचाएं। तो ख़ास तौर से ना केवल चीन बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से स्टील की डंपिंग हो रही है, और उसके ऊपर आप JSPL के चेयरमैन नवीन जिंदल साहब को सुन रहे थे। किस तरह से एक इम्पैक्ट इंडियन स्टील इंडस्ट्री के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और शेयर, कुछ और अहम खबरें, खास तौर से फेम 1 और फेम 2 को लेकर या फेम 3 को लेकर, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और JBM ऑटो फेम 1 और फेम 2 स्कीम से काफ़ी मदद मिली है कंपनी के पास। फिलहाल 5500 बसें हैं का ऑर्डर है, और क्लीन एनर्जी, EV फेम 3 सहित कई मुद्दों पर हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने कंपनी के CMD निशांत आर्या जी से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। तो आपको पहले वो सुनवाते हैं। निशांत, हमने आज मंत्री जी को सुना कि बहुत ही पॉजिटिव लगे वो फेम 3 को लेके। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने के अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं फेम 3 आने की। EV इंडस्ट्री को काफ़ी समय से उम्मीद थी कि ये पॉलिसी आएगी। कितना आपको लगता है कि फ़ायदा होगा इंडस्ट्री को अगर ये पॉलिसी जल्दी आती है तो? नहीं, ये पॉलिसी जल्दी ही आनी चाहिए, और गवर्नमेंट काफ़ी फोकस्ड है इस पर, इसीलिए काफ़ी इंडस्ट्री के इनपुट्स को लिया जा रहा है। And government is trying to make it very holistic so that it covers each and every aspect and addresses all segments. So therefore, that is what is taking time, and I think it is in the interest of the industry that it does come in next 1 or 2 months itself. And that is what all of us are looking for. And I heard that today the minister has also committed the same just now as we speak. हैवी ड्यूटी व्हीकल्स को भी शामिल किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। बसेस तो पहले से ही शामिल है, और ये माना जा रहा है कि बसेस के लिए भी एक अच्छा इंसेंटिव फेम 3 में होगा, एक अच्छा आउटले होगा। कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक अच्छे बेनिफिशियरी भी रहे हैं इससे पहले की जो प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं, कितना ज़रूरी है बसेस के लिए? नहीं, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बस एक आम आदमी को सपोर्ट करती है। 90% लोग हिंदुस्तान में आज के दिन एक न एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं रोज़। तो उस आम आदमी के लिए एक बस ही एक ज़रिया है जो कि सबसे लग्जूरियस, कंफर्टेबल, सेफ्टी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी से कनेक्ट करता है। तो इसीलिए, और गवर्नमेंट का फोकस और हम सब का फोकस एक आम आदमी है कि उसके लिए हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। तो उन्हीं को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी था। इवन फेम 2 में बस सेगमेंट को 40% प्लस एलोकेशन था ऑफ द फेम 2 सब्सिडी, और करंट स्ट्रक्चर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी सब्सटैंशियल फोकस होगा। बाकी सेक्टर्स को भी अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन दी जाएगी और उनके रिक्वायर्ड एलोकेशन दिया जाएगा, बिकॉज सभी सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। पर बस सेक्टर एक आम आदमी फोकस करता है, तो आम आदमी हिंदुस्तान की मेजर पॉपुलेशन है जिसको हम केटर करना चाहते हैं। निशांत, आपने लगभग सभी जितनी भी पॉलिसीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आई है उसमें पार्टिसिपेट किया है। आने वाले दिनों में कोई प्लान है, और आपके ऑर्डर बुक्स के बारे में थोड़ा बता सकें तो? हाँ, हमारी ऑर्डर बुक्स अभी करीबन 5,500 बसेस प्लस है। हम लोग लगातार अलग अलग लोगों से के साथ काम कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इस ऑर्डर बुक को फर्दर एक्सपैंड किया जाए। एंड उसके बेस पे हमने अपनी कैपेसिटी को भी बिल्ड किया है, जो कि हमारा प्लांट शुरू हुआ है लास्ट ईयर, जो कि करीबन 20,000 इलेक्ट्रिक बस की कैपेसिटी का प्लांट है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड आउटसाइड चाइना। तो डेफिनेटली हम
उस प्लांट से बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजीज जो कि पूरी जर्मन और जापानीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है उसको बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे। और आज हमारे करीबन 9 इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम अलग अलग एप्लीकेशंस में, चाहे सिटी, इंटरसिटी, स्कूल, टारमैक और स्टाफ एप्लीकेशंस में लाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ईवी के अलावा बाकी क्लीन टेक्नोलॉजीज में भी कभी आने वाले समय में एक्सपेंशन का प्लान है क्या? नहीं, वी नेवर से नो, बट टुडे वी आर फोकस्ड ऑन ईवी। थैंक यू सो मच। तो आप JBM ऑटो की मैनेजमेंट को सुन रहे थे, खासतौर से फेम 1, फेम 2 में जिस तरह का एक अच्छा इम्प्लीकेशन रहा, उसके बाद फेम 3 की किस तरह की तैयारी और कैसी ग्रोथ आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड देख रहे हैं, वो आप रोहन से उनकी बातचीत देख रहे थे। मार्केट्स में लोअर लेवल से स्लाइटली अपटिक्स जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में ही कामकाज कर रहा, थोड़ी रिकवरी वहाँ पर जरूर देखने को मिली। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ियों का अपडेट और कुछ और स्टॉक्स उन पर बातचीत करते हैं। थोड़े से ब्रेक उस तरफ आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में स्लाइटली रिकवरी आई है, करीब करीब 99 अंक अब नीचे निफ्टी रह गया है अभी भी लाल निशान में, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी इंडेक्स के अंदर जरूर बनते हुए दिखाई पड़ी है। और एक रिकवरी के साथ निफ्टी एंड स्पेशली निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स दोनों में एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है। मिड कैप इंडेक्स भी अभी भी लाल निशान में है, लेकिन जो रिकवरी है उसके साथ अब वो फ्लैट टू निगेटिव साइड में पहुंच गया है, जहां एक समय पर 0.5% के आसपास का ड्रॉप था। तो मिड कैप में भी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है। जाने से पहले जरा तीनों खिलाड़ियों का अपडेट भी दिखा दिया किस तरह की सिचुएशंस हैं। इस हफ्ते में जो 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें आशीष लीड कर रहे हैं सो फार, करीब 7% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। पंकज के रिटर्न में इंप्रूवमेंट आया, 4% के आसपास की बढ़त हो चुकी है उनके पोर्टफोलियो, और अमित का रिटर्न अब 1.5% के आसपास नेगेटिव सो फार कामकाज कर रहा है, जो कि पॉजिटिव था। तो थोड़ा सा रिटर्न में फेरबदल पंकज और अमित के रिटर्न में आता हुआ दिखाई पड़ा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आज हम श्रीराम फाइनेंस की मैनेजमेंट से मौजूद होंगे, बातचीत करेंगे और उनसे उमेश रेवांकर सर, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन श्रीराम फाइनेंस के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे नो योर कंपनी में। छोटे से ब्रेक के उस पार फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।